चलिए साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RSL इंग्लिश ग्रामर पर। आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 फिजिक्स पार्ट नंबर 3 जो लाए हैं, सवाल नंबर 13 से लेकर 19 तक आपको हम आंकिक प्रश्न कराएंगे, जो कि बुक का नाम है कुमार मित्तल या फिर कह सकते हैं नगीन प्रकाशन, जो कि ये चैप्टर 10 है, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। अब यहाँ पर देखिए हम पहुंचे हैं सवाल नंबर 13 और आपको हम बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पर देखिए 13 नंबर में कह रहा है कि नंबर एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेमी दूरी पर एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है। दर्पण की फोकस दूरी 40 सेमी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और आरेख भी बनाइए। ध्यान दीजिएगा, सवालें आपको तभी इजी लगेंगी जब आप सवाल को कम से कम एक बार पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा में अगर आपको ये सवाल आई तो आप कम से कम 1-2 बार पढ़िएगा, उसके बाद ही सॉल्व करिएगा, क्योंकि जब आप सवाल को पढ़ेंगे तो उसका आधा आंसर आपके माइंड में फीड हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने सवाल को पढ़ा तो एक उत्तल दर्पण मिला, यानी कि उत्तल दर्पण की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको यही लिख देना होगा उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। अब उसके बाद क्या दिया, 40 सेमी की दूरी पर एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, कोई वस्तु रखी होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी। क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी बराबर कितना है, 40 सेमी। और यहाँ पर वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं और u हमेशा ऋणात्मक होता है। उसके बाद क्या दिया है, दर्पण की फोकस दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी को f से दिखाते हैं, f बराबर 40 सेमी, और f जो है प्लस में होगा। कैसे पता हुआ, क्योंकि उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए f का मान माइनस होता है, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए प्लस ही होगा, तो यहाँ पर प्लस का 40 रहेगा। प्लस लिखोगे फिर भी सही, नहीं लिखोगे फिर भी आपका सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर क्वेश्चन मार्क है। फिर कह रहा है आरेख भी बनाइए। चलिए हम आरेख को भी बना देंगे। अब यहाँ पर दर्पण के सूत्र से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख देंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। अब दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल का 1/f, जो कि आपको पहले वाले पार्ट में ही आपको सारे सूत्र हमने बता दिया था। अगर सारे वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। यहाँ पर देखिए u कितना है, माइनस का 40 है, प्लस में 1/v मालूम नहीं है, 1/f कितना है, ये भी हमारा 40 है। यहाँ पर देखिए 1/v बराबर 1/40, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस का होगा 1/40। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v 40 का लघुत्तम लेंगे, 40 आएगा, 40 से 40 कटेगा 1, 40 से 40 कट जाएगा 1 बचेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/v होगा, 1 हो जाएगा 2/40 है, 2 × 2, 2 विषम में 40 हो जाएगा। उसके बाद जो है v × v होगा बराबर का 20 × 20 होगा, और यहाँ पर सेमी लगा देंगे। अब यहाँ पर पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, प्लस है। इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए कोई चित्र है, अवतल का बनेगा या उत्तल का, तो हमें उत्तल के लिए कहा है, तो यहाँ पर जो चित्र बनेगा वो उत्तल का होगा। उत्तल का चित्र जो कि कलई किधर आएगा, इधर रहेगा कलई। अवतल में कलई बाहर होती है, उत्तल में अंदर होगा। उसके बाद यहाँ से मान लीजिए कोई वस्तु रखी होगी, मान लो ये आपका मेन है मुख्य अक्ष, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ओ डैश, क्या रखा है, ओ डैश रखा हुआ है। यहाँ से जब प्रकाश की किरण यहाँ पर चलेगी तो टकराने के बाद अवतल में नीचे जाता था, लेकिन उत्तल में टकरा कर ये बहुत दूर चली जाएगी यहाँ ऊपर, यानी कि ये दर्पण के पीछे इसका चित्र बनेगा। देखिए हम जो शीशा देखते हैं वो अवतल होता है, और जिसमें हमारा चित्र ना दिखाई दे, जिसमें हमारा चेहरा ना दिखाई दे, दूर बने, वो होता है उत्तल। तो यहाँ पर आपका जो चित्र बनेगा ये आपका दर्पण के पीछे बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण, क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा, 20 सेमी की दूरी पर, तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण के पीछे 20 सेमी की दूरी पर, 20 सेमी की दूरी पर। ये m1 है,
m2 है, यहाँ पर वस्तु रखा था, यहाँ पर आपका होता है फोकस दूरी f और यहाँ पर वक्रता केंद्र c होता है। अब यहाँ पर देखिए, और ये आपका ध्रुव p होता है। यही आपका फाइनली आंसर होगा। पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो दर्पण के पीछे 20 सेमी की दूरी पर होगा। और आरेख का तो आप ऐसे आरेख को नॉर्मली ही बना दीजिएगा, आपका बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 14। और 14 नंबर देखने से पहले आप यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, v का मान धनात्मक था इसीलिए दर्पण के पीछे बना है। अगर यही v का मान ऋणात्मक आता तो ये दर्पण के सामने बनता। ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस होता दर्पण के सामने और उल्टा बनता। अब यहाँ पर दर्पण के पीछे बना हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 14। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर में दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बराबर दिया है 1.50। फिर दिया है कांच के सापेक्ष, क्या पूछा है फिर, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक बराबर दिया है 1.61। और हमसे पूछा है वायु के सापेक्ष, क्या पूछा है, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक ये हमसे पूछा है। अब यहाँ पर देखिए हमसे जो पूछा था वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अगर आप ध्यान दीजिए तो वायु एयर के सापेक्ष ग्लास यानी कि कांच का अपवर्तनांक। फिर क्या हमें सेकंड नंबर पे क्या दिया, कांच, कांच का मतलब ग्लास, सापेक्ष हीरा को मान लेते हैं एच है, ये है। उसके बाद हमसे जो लास्ट में जो पूछा है वो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक यानी कि एयर माने वायु, वायु के सापेक्ष हमसे हीरा यानी कि एच मान लेते हैं पूछा है। जो कि यहाँ पर देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों आपका सेम है। इसका मतलब अगर आपको ये निकालना है दोनों का हमें क्या करना होगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों का हम कर देंगे गुणा, तो 1.50 गुणे में 1.61। और जब इसका हम गुणा करेंगे तो इसका गुणा जो आने वाला है वो आएगा 2.415 यानी कि आपका 2.41। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था। हमने दोनों का गुणा क्यों किया, क्योंकि वायु के सापेक्ष कांच था, फिर कांच के सापेक्ष हीरा था, तो आपको सीधा पहला और लास्ट वाला हो जाएगा। यानी कि पहला और लास्ट यानी कि वायु के सापेक्ष हमसे पूछा था हीरे का अपवर्तनांक, तो दोनों का गुणा कर देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 15। अब यहाँ पर देखिए जो 15 नंबर में दिया, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, यहाँ पर क्या दिया, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक बराबर 1.25। फिर दिया है कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक 1.5। अपवर्तनांक दिया केवल कांच का, किसी के सापेक्ष नहीं दिया, यानी कि ये नॉर्मल दिया। यहाँ पर दिया वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव, वायु के सापेक्ष है किसी पारदर्शी द्रव का है, और यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक है। ध्यान दीजिए इसके पहले की सवाल दूसरे मॉडल की थी, दूसरे टाइप की थी, और ये सवाल दूसरे टाइप की है। और पूछा क्या है, कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। क्या पूछा, कांच का अपवर्तनांक तो दिया है, उसके बाद द्रव के सापेक्ष दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव, क्या लिखेंगे, द्रव के सापेक्ष कांच का दिया है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। जब भी आपके सामने ऐसा सिचुएशन आए, ऐसा कंडीशन आए, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जो कि इसके पहले हमने कुछ मैच कराया था, मैच किया था, इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। पहले दिया था वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी कांच का अपवर्तनांक था, उसके बाद कांच का अपवर्तनांक पूछा है। जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक पूछा है द्रव के सापेक्ष, तो होगा इसका फार्मूला कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बटे में हो जाएगा वायु के सापेक्ष, क्या होगा, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी
द्रव का अपवर्तनांक, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। या फिर आप इसको समझ लीजिए, बड़े वाले में से छोटे वाले से हमें क्या कर देना है, भाग कर देना है। अब यहाँ पर पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर 0 कर देंगे। दोनों पॉइंट सेम अंक पर हैं तो हम पॉइंट को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब इसको जब हम काटेंगे तो लगभग ये कटेगा कितनी बार, देखिए ये काटेंगे तो हो जाएगा 5, 25 से काटिए, 25 छक्का 150 और नहीं 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, भाग देंगे 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 का नम 5, 5 का नम 5, एक बचा, पॉइंट बढ़ाएंगे 10, 5 दूनी 10 होगा 1.2। इसका फाइनली आंसर आएगा आपका 1.2 आएगा। और इसको ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या था, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक बटे में हो जाएगा वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 16। यहाँ पर देखिए अब दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल, यहाँ पर भी सेम इसके पहले वाले मॉडल की है, इसमें भी हमें कहीं ना कहीं भाग देने की जरूरत पड़ेगी जैसे हम इसके पहले दिए थे। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रकाश की, क्या लिखेंगे, प्रकाश की चाल, इसको हम सी से दिखाते हैं। प्रकाश की चाल सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। उसके बाद कांच का अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक, इसको हम किससे दिखाते हैं, यन से, अपवर्तनांक को यन से दिखाते हैं, और वो भी कांच का है तो यन जी कर देंगे। जैसे ग्लास, देखिए अपवर्तनांक यन से और जी क्या है, ग्लास के लिए। अगर वाई होता तो यहाँ पर यन नहीं कर देते। अब यहाँ पर देखिए 3 कितना है, 2 है। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, कांच में प्रकाश की चाल। इसके पहले वाले में अगर आप ध्यान दीजिए तो हमसे पूछा था, देखिए इसमें क्या पूछा है, कांच में प्रकाश की चाल, किसकी चाल, प्रकाश की चाल। इसके पहले अगर आप देखिए तो इसमें क्या पूछा था, कांच का अपवर्तनांक, तो आपका क्या था, कांच का अपवर्तनांक ऊपर चला गया था यहाँ के हिसाब से। तो सेम ऐसे हमसे पूछा है प्रकाश की चाल कांच में, वो भी तो कांच में प्रकाश की चाल पूछा, प्रकाश की चाल, तो ऊपर रहेगा प्रकाश की चाल सी बटे में, नीचे रहेगा यन जी रहेगा। इसी के हिसाब से यहाँ पर सी हो गया। उसके बाद सी कितना है, 3 × 10⁸ बटे में, ये आपका मेन बटा है। फिर अपवर्तनांक यन कितना है, ये 3/2 है, तो 2 से 2 क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, 2 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 8 और सेमी प्रति सेकेंड। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये मीटर पर सेकेंड है, क्या रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड दिया है। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 17 भी। अब यहाँ पर देखिए जो 17 नंबर दिया है, 17 नंबर में क्या पूछा है, 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर, तो उत्तल लेंस की बात कर दिया तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तल लेंस के लिए, क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए सबसे पहले फोकस दूरी एफ बराबर दिया है 15 सेमी, जो कि उत्तल लेंस के लिए ये प्लस में ही रहेगा। फिर दिया है 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी u बराबर कितना है, 30 तो माइनस का 30, क्योंकि चाहे अवतल हो या उत्तल हो u हमेशा माइनस में ही रहता है। प्रतिबिंब की स्थिति, इसका मतलब v बराबर क्वेश्चन मार्क है। दूरी पूछा है, चलिए हम दूरी वही स्थित और दूरी बताएंगे भी। यहाँ पर आपको यूज करना होगा उत्तल लेंस का सूत्र, किसका सूत्र, लेंस का सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। ध्यान दीजिएगा अभी तक हम दर्पण का सूत्र यूज करते थे, लेकिन अब यहाँ पर हमें लेंस का सूत्र यूज करना होगा। होता है 1/v माइनस में 1/u बराबर का 1/f। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपका लेंस का सूत्र है, वो दर्पण का था, ये लेंस का। तो 1/v पता नहीं है, 1/u कितना है, माइनस का 30, तो यहाँ पर -30 करेंगे, इक्वल का 1/f यानी कि 15, माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 1/v इक्वल 1/15, इधर आएगा तो 1/30 होगा माइनस में। लघुत्तम लेंगे 30 15 का 30 आएगा, 15 दूनी 2 माइनस 30 का नम 30 यानी कि 1 आएगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/v इक्वल 1/ कितना 30, और यहाँ पर देखिए जब इसका गुणा करा देंगे v का नम हो जाएगा v इक्वल में 30 का नम 30 होगा, 30 सेमी आएगा v का मान। वो भी किस में आया है, धनात्मक आया है, तो लिखेंगे लेंस से, क्या लिखेंगे, लेंस से 30 सेमी दूरी, 30 सेमी दूरी, और प्लस में आया, इसका मतलब ये दूसरी ओर बनेगा, कहाँ बनेगा, दूसरी ओर,
पूछा था ना इसकी प्रकृति क्या होगा, तो ये दूसरी ओर होगा और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर देखिए जो 18 नंबर है वो दिया है 20 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, बात किया है उत्तल लेंस की। ध्यान देना, अब दर्पण वाली सवालें नहीं बल्कि लेंस की सवाल आ गई है। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी एफ बराबर 20 सेमी, जो कि ये धनात्मक होगा चाहे दर्पण हो या फिर लेंस हो। अवतल के लिए माइनस में, उत्तल के लिए धन में। उसके बाद लेंस से 60 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती, मतलब ये कोई वस्तु है, तो यहाँ पर वस्तु की दूरी u बराबर 60। अब 60 चाहे देखिए u जो है चाहे उत्तल का हो या फिर अवतल को हो, चाहे लेंस का हो या फिर दर्पण का हो, और ये u जो है हमेशा माइनस में ही रहता है। ये आपको हमने कई बार बताया। अब यहाँ पर देखिए उसका प्रतिबिंब रखी है, यहाँ पर देखिए मोमबत्ती है, उसका प्रतिबिंब रखी है, उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है, यानी कि आपका v बराबर बनता है, लेकिन कितनी दूरी पर बनता है ये नहीं पता। तो v बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। अब पहले हम v निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पर देखिए लेंस के सूत्र से अब यहाँ पर हम यूज करेंगे लेंस का सूत्र, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल का 1/f 1/v। देखिए दर्पण का सूत्र 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f होता है, लेकिन लेंस का सूत्र ये होता है। तो ये वाला फार्मूला भी यहाँ पर लगने की जरूरत नहीं है और लगेगा भी नहीं। माइनस u का मान कितना है, माइनस का 60 है, और 1/f कितना है, 20 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस कर दिए 1/v 1/20 ये वाला, इसको उठाकर इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो गया था, माइनस में हो जाएगा 1/60। अब इधर देखिए 1/v इक्वल 60 और 20 का लघुत्तम 60, तो 20 तिहाई 60, 60 एकन्नम 60 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/v इक्वल 2 का कितना 60, 2 एकन्नम 2 तिहाई 6, 2 जीरो 0, v कन्नम b होगा 30 एकन्नम 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो आ गया v का मान वो धन में आया है। और यहाँ पर लिख देंगे अतः पूछा है पर्दा व लेंस के बीच की कितनी दूरी होगी, तो लिखेंगे पर्दे व लेंस के बीच की दूरी 30 सेमी होगी, 30 सेमी होगी। अब ये नहीं पूछा है कि दर्पण प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, अगर स्थित पूछा होता तब हम इसकी स्थित भी बता देते। और पूछा है केवल दूरी दर्पण और लेंस के बीच की दूरी, तो होगा 30 सेमी, यहाँ से मालूम हो गया। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 19 अभी। अब यहाँ पर देखिए 19 नंबर में एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो यहाँ पर उत्तल लेंस की बात किया है तो लिख देंगे उत्तल लेंस के लिए अब यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए जो है फोकस दूरी एफ बराबर हो जाएगा 20 सेमी, जो कि धनात्मक होता है। उसके बाद इन लेंस के आगे 2 सेमी लंबी एक पिन 10 सेमी की दूरी पर रखा है। लंबाई से मतलब नहीं है कितनी दूरी पर वस्तु है, यानी कि पिन की दूरी कितना है 10, तो u बराबर हो गया माइनस का 10 सेमी। प्रतिबिंब की लंबाई पूछा है, जब आपसे प्रतिबिंब की लंबाई पूछा है तो आपको यहाँ इसी यानी कि पिन की लंबाई से मतलब है, पिन का मतलब वस्तु की लंबाई, ओ डैश बराबर कितना है 2 है, और आई डैश बराबर हमें मालूम नहीं, यानी कि क्वेश्चन मार्क है। जो कि आपको आवर्धन का फार्मूला तो पता होगा, आवर्धन यम बराबर होता है v/u। देखिए अगर यही आवर्धन अवतल में प्रयोग होता तो माइनस v/u करते, जो कि आपको हमने पहले से जो, अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर हमने आवर्धन का फार्मूला माइनस v/u किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अवतल की बात किया होगा, यहाँ पर उत्तल है तो यहाँ पर प्लस में v/u होगा। लेकिन अब इसको आवर्धन ज्ञात करने के लिए अब हमसे देखिए हमें आवर्धन तो खैराल निकालना ही नहीं है, तो आवर्धन के स्थान पर इसका एक और फार्मूला होता है आई डैश बटा ओ डैश बराबर का v/u। तो हमें आवर्धन वाले सूत्र से कोई मतलब नहीं है, हमें ये भी आवर्धन का ही फार्मूला ये भी है, आवर्धन का फार्मूला ये भी है, आवर्धन का सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए आई डैश हमें निकालना है, आई डैश हमें निकालना है, जबकि हमें ओ डैश 2 दे रखा है लेकिन v नहीं मालूम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम v का मान निकालेंगे, किसके सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो लिखेंगे लेंस के
सूत्र से। तो यहाँ पर लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होगा। 1/v माइनस में 1/u का मान कितना है, -10 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/f कितना है, f आपका 20 है, तो 1/v इक्वल 1/20 इधर लाएंगे तो माइनस का 1/ कितना हो जाएगा, 10 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 लघुत्तम, 20 से 20 कटेगा 1, 10 दूनी 20 हो जाएगा माइनस का 2। 1/v माइनस 1/ आएगा 20, तो v का नम हो जाएगा v, 20 का नम 20, और ये माइनस इधर ही रह जाएगा, ये हो जाएगा सेमी, यानी कि आ गया कितना, 20 आ गया। वो भी किस में आया है, माइनस में आया है। उसके बाद जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, प्रतिबिंब की दूरी 20 सेमी है, 20 सेमी है। अब यहाँ पर v का मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर v का मान -20 आया है। u हमारा कितना था, u हमारा था यहाँ पर देखिए माइनस में 10 था, तो माइनस से माइनस काटेंगे, 10 का नम 10, दूनी 20, i डैश इक्वल का 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 सेमी होगा, जो कि ये आपके समझ में आ गया होगा। फार्मूला क्या था, i डैश बटे o डैश और v/u। v का मान -20 अभी निकाले, u का मान -10 दिया था, और o डैश यानी कि वस्तु की दूरी 2 है। अब इसको हमने काटा, 10 दूनी 20, 75 की i डैश का नाम i डैश, 2 दूनी कितना हो गया, 4। अब यहाँ पर लास्ट में आपको एग्जाम में जब आएगा तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा, अतः 4 सेमी लंबी, यानी कि पूछा है प्रतिबिंब की लंबाई, तो 4 सेमी लंबी होगी। और ये बताइए कि जो हमारा वस्तु यानी कि पिन का जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा होगा कि उल्टा होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सीधा। कैसे डिसीजन हुआ, क्योंकि जो v आया है वो माइनस में है, इसका मतलब सीधा बनेगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सारा वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।